यह आदमी शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसकी वजह से इलाके का एक दबंग उसकी पत्नी के पास आता था और आदमी उसकी दबंगई के आगे कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन जब वह आदमी डॉक्टर से मिलकर अपनी शारीरिक समस्या ठीक कर लेता है तो वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की ठानता है। इसके लिए वह दबंग को मार देता है और दबंग की पत्नी के साथ दुष्कर्म करता है। इस इलाके की एक बूढ़ी औरत ने भविष्यवाणी की थी कि वही आदमी इलाके का अगला दबंग बनेगा। इस बूढ़ी औरत के पास एक अजीब शक्ति थी जिससे वह पहले ही सब कुछ बता देती थी, लेकिन उस बूढ़ी के अंदर असल में क्या रहस्य छिपा था। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सैगलपुर की रहस्यमयी कहानी। शुरुआत में दिखता है कि एक मछली तड़प रही है। इस मछली के पीछे भी एक रहस्य छिपा है जिसे हम फिल्म के बिल्कुल अंत में जान पाएंगे। मछली के पास एक लड़का अजीबोगरीब अंदाज में अपने तरीके से नाच रहा है। नाव पर बैठी एक बूढ़ी औरत मछली की तरफ भाला फेंकती है जिससे मछली मर जाती है। इस बूढ़ी और लड़के के बीच गहरा संबंध है जो हमें फिल्म के दौरान धीरे धीरे समझ में आएगा। मछली के मरने के साथ ही दो आदमी बाइक पर सवार होकर समुद्र के किनारे से गुजरते हैं। यह फिल्म का पहला दृश्य था। इस सीन में एक लड़का है जिसका नाम है मोकाई। वह डब्ल्यू भाई नाम के एक आदमी के खिलाफ कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये लोग धीरे धीरे एक साथ रहने की सलाह देने के बाद हमें डब्ल्यू भाई को दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे मछली के व्यापार में शामिल है। इसके साथ ही वह कई गैर कानूनी कामों में भी लिप्त है। डब्ल्यू भाई का कारोबार मदन हल्दर नाम के एक आदमी के माध्यम से चलता है। मदन हल्दर इलाके का एक नेता है। डब्ल्यू भाई मदन से कहता है कि मंदिर और बंका को बुलाओ, मोकाई को खत्म करना होगा। इस पर मदन कहता है कि मंदिर को पहले जोराबाड़ी देने की बात हुई थी, अब इसे दे दीजिए। डब्ल्यू भाई कहता है उसे देने वाला नहीं हूँ, इसलिए तो अब तक नहीं दिया। तभी डब्ल्यू भाई का बेटा वहाँ आता है और गुस्से में शराब पीने के लिए पैसे मांगता है। डब्ल्यू भाई के परिवार में उसकी पत्नी और बेटा भी हैं, लेकिन परिवार में लड़के का नाम है मंचा। मंचा बेहद उग्र स्वभाव का है, लेकिन उसके गुस्से का कारण यह है कि उसने कभी भी अपने पिता का प्यार नहीं पाया। उसका पिता हमेशा अपने कारोबार और औरतों में उलझा रहता है। इसके बाद हमें मंदिर को दिखाया जाता है। मंदिर डब्ल्यू भाई का दाहिना हाथ है। डब्ल्यू भाई के जितने भी गैर कानूनी कामकाज हैं, वे सब मंदिर ही संभालता है। लेकिन मंदिर शारीरिक रूप से अक्षम है और इसी कारण उसकी पत्नी के साथ अक्सर झगड़े होते रहते हैं। यही वजह है कि मंदिर की पत्नी, जिसका नाम लैली है, डब्ल्यू भाई के साथ समय बिताती है। मंदिर इसके बारे में कुछ नहीं कहता। लैली एक रात मंदिर के साथ बातचीत कर रही थी और तभी डब्ल्यू भाई का फोन आता है और वह मंदिर से कहता है, तेरे बचपन के दोस्त के पर निकल आए हैं, उसे रास्ते से हटा दे, बंका को भी साथ ले जा। अगले दिन मंदिर बंका को फोन करके सारी बात बता देता है। अगले दृश्य में मोकाई और एक लड़के को दिखाया जाता है। जब वह लड़का वहाँ से बाहर चला जाता है तो मोकाई अकेला रह जाता है। तभी मंदिर और बंका वहाँ आते हैं और मोकाई से कहते हैं, चल समुद्र किनारे पैर फैलाकर शराब पिएंगे, बहुत दिनों से साथ में शराब नहीं पी है। मोकाई पहले मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। असल में मोकाई ने जिस दिन भाषण दिया था वह डब्ल्यू भाई के खिलाफ था, इसलिए डब्ल्यू भाई ने उसे मारने की योजना बनाई थी। मोकाई को मछली के समुद्र में ले जाकर मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन मारने से पहले मोकाई कहता है, मंदिर तू कितना बड़ा बेवकूफ है। जो इंसान पूरे बेलपुर का राजा बनने की ताकत रखता है वह डब्ल्यू भाई का पालतू गुलाम बना हुआ है। मोकाई की इस बात के बावजूद मंदिर अपने बचपन के दोस्त को मारकर समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ मंचा समुद्र किनारे टहलते समय हंसी की आवाज सुनता है। वह पास जाकर देखता है कि मदन बाबू की छोटी बहन लाखुमणि फंटूस के साथ बातचीत कर रही है। असल में मंचा लाखुमणि को बहुत पसंद करता था, इसलिए वह गुस्से में आकर मदन बाबू को दो चार खरी खोटी सुना देता है। इधर रात के समय दोपहर में मंदिर और बंका लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मुलाकात मजनू बूढ़ी से होती है। जब मंदिर मजनू बूढ़ी को 100 रुपए देता है तो वो कहती है, यह भी तुझे वापस मिलेगा, तू 50 और तू 50। इसके बाद वे वहाँ से डब्ल्यू भाई के घर चले जाते हैं। डब्ल्यू भाई और मदन बाबू वहाँ बैठे शराब पी रहे होते हैं। डब्ल्यू भाई मंदिर और बंका को 50-50 हजार रुपए देता है। दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि मजनू बूढ़ी की बात सच हो गई थी। डब्ल्यू भाई अपनी चेन उतार कर मंदिर को देता है और कहता है कि इसे लैली को दे देना। उसी रात मदन बाबू मंदिर को फोन करता है और कहता है कि कुछ दिनों के लिए सुताहाटी नाम की जगह पर छिप कर रहो। मदन बाबू मंदिर को सुताहाटी में छिप कर रहने की सलाह देता है क्योंकि गेलपुर में एक नया ऑफिसर आ गया है। यह अधिकारी मोकाई की हत्या के मामले में मंदिर को गिरफ्तार न कर ले, इसलिए उसे छिप कर रहने को कहा जाता है। दूसरी ओर मोकाई का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब उसकी साइकिल मिलती है तो पुलिस को तुरंत जानकारी दी जाती है। नया अधिकारी, जिसका नाम मुकुंदरा मुखर्जी है, मामले की जांच के लिए आता है। यह अधिकारी एक अजीब किस्म का इंसान है जिसे पैसों का कोई लालच नहीं है, लेकिन उसकी कमजोरी सिर्फ औरतें हैं। अगले दृश्य में समुद्र किनारे मोकाई की लाश दिखाई जाती है।
मजनूपुरी का एक लड़का समुद्र में गोता लगाकर मौकाई की साइकिल को ढूंढ निकालता है। लड़का चाबी लेकर आता है। उधर मंदिर एक बुरा सपना देखकर जाग जाता है। दूसरी ओर जोड़ा फेरी में लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन का मुख्य मुद्दा मौकाई की हत्या की उचित जांच कराना है। डब्ल्यू भाई के मछली कारोबार में जोड़ा फेरी सबसे बड़ा केंद्र है। इसी जोड़ा फेरी में एक तरफ नया पुलिस ऑफिसर और मदन बाबू बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहां मंचा आता है और लोगों के साथ झगड़ा शुरू कर देता है। मंचा उन पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन मदन बाबू आकर उसे शांत करता है। इसी बीच सुताहाटी के एक दुकान में मंदिर बैठा खाना खा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें एक कविराज हर्बल डॉक्टर का नंबर लिखा होता है। मंदिर छुपते छुपाते उस नंबर को मंदिर पोस्टर से नंबर उतार लेता है, क्योंकि वह अपनी शारीरिक समस्या का समाधान चाहता है। दूसरी ओर मंचा डब्ल्यू भाई के पास आकर कहता है, मैं कारोबार संभालूंगा। तुमने बंका और मदन को सिर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए वे जब तब मेरा अपमान करते हैं। डब्ल्यू भाई गुस्से में अपने बेटे मंचा को वहां से भगा देता है। इसके बाद डब्ल्यू भाई जोड़ा फेरी पहुंचता है और फंटूस को जोड़ा फेरी की जिम्मेदारी सौंप देता है। फंटूस तुरंत बंका को फोन करके ये बात बताता है और बंका ये खबर मंदिर को देता है। ये सुनकर मंदिर नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जोड़ा फेरी की जिम्मेदारी उसे मिलेगी। उधर डब्ल्यू भाई घर लौटकर लैली के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी यह बात सुन लेती है। डब्ल्यू भाई की पत्नी पहले से जानती थी कि उसका पति डब्ल्यू भाई और उसकी पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और वह कुछ नहीं कह सकती थी। असल में जब डब्ल्यू भाई रात के समय लैली के साथ करीब होता है तो लैली उससे बच्चा मांगती है। डब्ल्यू भाई इस पर मना कर देता है। लैली फिर मंदिर को फोन करती है और उसे डॉक्टर से मिलने के लिए कहती है। अगले दिन मंदिर उस पोस्टर में दिए गए पते पर डॉक्टर से मिलने जाता है। इसी बीच डब्ल्यू भाई की पत्नी लैली के पास आती है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। जब डब्ल्यू भाई की पत्नी चली जाती है तो मंदिर लैली को फोन करके बताता है कि डॉक्टर ने उसे दवाइयां दी हैं। लैली मंदिर से कहती है, अगर मैं कहूं कि लोगों को मार डाल तो क्या तू ऐसा कर सकेगा? मंदिर जवाब देता है, क्या हुआ? लैली कहती है, तू कब आएगा? मंदिर जवाब देता है, कल सुबह आ जाऊंगा। अगले दृश्य में मजनू बूढ़ी एक लड़के से सुनती है कि राजा लौट रहा है। मजनू बूढ़ी उतरकर कहती है, राजा लौट रहा है। फिर दिखता है कि मंदिर वापस लौट चुका है और इस बार वह लैली के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लैली कहती है, तू राजा बनेगा? डब्ल्यू भाई का समय खत्म हो चुका है। अगर तू मेरी बात माने और इंसान बन सके तो मैं तुझे बच्चा दूंगी। अगले दृश्य में मजनू बूढ़ी, फंटूस और लाखुमणि। मदन बाबू कुछ व्यक्तिगत वीडियो मंदिर को भेजता है और कहता है कि मौकाई की हत्या के मामले को चुनाव से पहले सभी को बता देगा। वह यह भी कहता है कि अगर लोग जान जाएंगे कि मौकाई को किसने मारा तो कोई भी मदन बाबू को वोट नहीं देगा। मदन बाबू डब्ल्यू भाई से कहता है, मंचा को कुछ दिनों के लिए सुताहाटी के नए इलाके में भेज दो। डब्ल्यू भाई मंदिर और बंका को बुलाता है। चूंकि मंचा डब्ल्यू भाई की बात नहीं मानता, डब्ल्यू भाई अपनी पत्नी से कहता है कि वह मंचा को राजी कराए। इसी बीच लैली और मंदिर एकांत में समय बिता रहे होते हैं। तभी बंका आता है और मंदिर को बुलाता है। लैली बंका को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन बंका की नजर लैली पर जाती है। फिर दोनों जब डब्ल्यू भाई के घर पहुंचते हैं तो डब्ल्यू भाई मंदिर को जिम्मेदारी सौंपता है कि वह मंचा को सुताहाटी के घर तक पहुंचाए। डब्ल्यू भाई के कहने पर रात को मंदिर और मंचा बाइक से निकल पड़ते हैं और रास्ते में एक दुकान से शराब खरीदते हैं। वहां मंदिर की मुलाकात मुकुंद राम से होती है और दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। इस बीच लैली अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाती है, मोमबत्तियों से सजाकर। वहीं बंका लैली के बारे में सोचता रहता है। दूसरी ओर डब्ल्यू भाई लैली के पास आता है और कहता है, क्या बात है, आज तूने खुद मुझे बुलाया? लैली जवाब देती है, आज ही बुलाया और अब नहीं बुलाऊंगी। मंदिर और मंचा फिर सुताहाटी के घर पहुंचते हैं, जहां काम वाली की तबीयत खराब थी, इसीलिए मंदिर और मंचा उसे घर भेज देते हैं। जब मंचा अपने पिता से बात करने बाहर जाता है, मंदिर उसकी शराब की बोतल में बेहोशी की दवा मिला देता है। मंचा शराब पीकर बेहोश हो जाता है। इस बीच मंदिर बाघ को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अपने बचपन के दोस्त मौकाई की याद आती है और वह सोचता है कि उसकी शादी में कितनी मस्ती की थी। उसे यह भी याद आता है कि शुरुआत से ही डब्ल्यू भाई अपनी पत्नी पर बुरी नजर डाल रहा था। गैलपुर आते समय मंदिर समुद्र के पास एक साइकिल पर चढ़कर अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी समुद्र के किनारे मुकुंद राम ऑफिसर एक लड़की के साथ घनिष्ठ होता है। जब मंदिर रास्ते में मजनूपुर के पास से गुजर रहा होता है तो उसकी मुलाकात मजनूपुर से होती है। मंदिर के घर में डब्ल्यू भाई बेड पर सो रहा था, जबकि मंदिर घर में आते ही उसे एक बदतमीजी से मारा। बाहर डब्ल्यू भाई का ड्राइवर इंतजार कर रहा था। इस बीच डब्ल्यू भाई की पत्नी का फोन आता है और जब वह घर आती है तो वह देखती है
कि डब्ल्यू भाई मर चुका है। ठीक उसी समय मंदिर पीछे से उसका मुंह दबाकर एक गोली चला देता है। अगले दृश्य में डब्ल्यू भाई का शव समुद्र के किनारे पड़ा होता है। सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और लैली भी दौड़ते हुए। लैली वहां पहुंचती है और अचेत हो जाती है। मुकुंद राम के गोदी में गिर जाती है। बंका फंटूस को बाहर भेज देता है क्योंकि उसे जोड़ा फेरी की जिम्मेदारी दी गई है। बंका को डर है कि मंदिर कभी भी उसे मार सकता है। डब्ल्यू भाई की पत्नी मदन से कहती है कि मंचा को इलाके में न आने दिया जाए क्योंकि वह उग्र स्वभाव का था और चुनाव से पहले कोई परेशानी न खड़ी कर दे, इसलिए उसे दूर रखा गया है। जब मदन मंचा को कॉल करता है तो मंचा की होश वापस आ जाती है। असल में मंदिर ने मंचा की शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी ताकि अगर वह घर से बाहर जाए तो भी वह कोई प्रतिरोध न कर सके, और अपने पिता से मंदिर ने मंचा को फिर से उस घर में जाकर सोने के लिए कहा। फिर मंचा मंदिर को जगाकर कहता है, मंदिर, मेरे पिता को किसी ने मार डाला है। मंदिर मंचा से कहता है, मुझे 2 दिन का समय दो, जो डब्ल्यू भाई को मारा है मैं उसे खुद मार दूंगा। इसी बीच बंका फंड्स को बस में चढ़ा देता है और फिर मंदिर भी गया। गेलपुर में जोड़ा फेरी में काम करने वाले लोग कुछ देर के लिए मौन रखते हैं। फिलहाल जोड़ा फेरी की जिम्मेदारी मंदिर को सौंप दी जाती है। मजनू बूढ़ी की बातों से मेल खाता है और मंदिर राजा बन जाता है। कुछ समय बाद मंदिर मुकुंद राम के पास पहुंचता है क्योंकि मुकुंद राम ने उसे बुलाया था। मुकुंद राम मंदिर से कहता है कि उसे पता चल गया है कि इस हत्या को मंदिर ने ही किया है। वह मंदिर से रिश्वत के तौर पर लायली को मांगता है। मंदिर गुस्से में आ जाता है और मुकुंद राम कहता है, अगर मुझे तुम्हारे पास रहकर काम करने का मौका मिलता है तो तुम्हारे लिए ये फायदेमंद होगा। घर लौटने पर मंदिर लायली से ये बात कहता है। लायली गुस्से में आकर माने नहीं करती। मंदिर फिर गुस्से में कहता है, तू तो डब्ल्यू भाई के साथ रातें बिताती थी, मैंने कुछ नहीं कहा। आज मेरी बात सुन। तू चाहती थी कि मैं गेलपुर का राजा बनूं, तो अब मालिक की बात सुन। रात को मदन बाबू मुकुंद राम को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित करता है। मुकुंद राम खाने का आयोजन खत्म करता है और जब डॉन मुकुंद राम बाहर जाते हुए कांस्टेबल से कहता है, थोड़ा ध्यान रखना। अगले दिन बंका मदन बाबू को मजनू बूढ़ी के बारे में बताता है। मदन बाबू कहता है कि तो फिर हमें उससे मिलना चाहिए। रात को जब वे बाहर जाते हैं तो फंटूस और लाखुमनी भी आते हैं। वहीं उस रात मुकुंद राम लायली के साथ समय बिताने आता है। दूसरी ओर मंदिर मजनू बूढ़ी को बुलाने आता है, लेकिन वह वहां नहीं होती। मजनू बूढ़ी का बेटा वहां खाना खा रहा था। मंदिर उससे पूछता है, बूढ़ी कहाँ है? बेटा जवाब देता है, वह नहीं है। तुम कौन हो, मुझे बताओ। मंदिर फिर कहता है, तुम जानते हो क्या? बेटा जवाब देता है, मैं सब जानता हूँ। फिर बेटा कहता है, तुम पाजी हो, तुम राजा नहीं हो, कोई और राजा है, तुम पाजी हो। मंदिर कहता है, कब आएगा? उस समय लड़का जवाब देता है, पहले राक्षस आएगा। मंदिर कहता है, मुझे कौन मारेगा? मैं पहले राक्षस को मार डालूंगा। लड़का कहता है, तुम नहीं कर पाओगे। मंदिर फिर कहता है, बूढ़ी को बुला, नहीं तो मुझे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। मुझे कब आएगा, ये सब कब होगा? लड़का फिर कहता है, पहले तुम्हारी बीवी तुम्हारे सिर पर चढ़ेगी और तुम पैरों तले रहोगे, बाकी सब समय के कोल में। यह कहकर वह दौड़ते हुए वहां से भाग जाता। जब मंदिर लौटता है तब बंका और मदन बाबू से मिलता है। अगले दृश्य में रात को फंड्र जब अपने प्रेमी से मिलने आती है तब कांस्टेबल फोन करता है। मुकुंद राम को यह जानकारी दे दी जाती है और फिर मुकुंद राम मंदिर को यह खबर बता देता है। उस रात ड्राइवर को मंदिर ने मारा नहीं, बल्कि मंदिर ने फंड्स को मारने के लिए ड्राइवर को भेजा। दूसरी ओर जब मदन और बंका घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फंड्स वापस आ गई हैं। बंका मदन बाबू के घर से फंड्स को लेकर जब अपने घर लौट रहा था तब ड्राइवर गलती से फंड्स को मारने के बजाय बंका को मार देता है। वहीं मंदिर बैठकर शराब पी रहा था। अचानक वह देखता है कि बंका उसके सामने बैठा है। मंदिर डर के मारे पानी में गिर जाता है क्योंकि उसे तो यह पता था कि बंका मर चुका है, तो फिर वह यहाँ कैसे आया? असल में वह कल्पना देख रहा था। दूसरी ओर लायली एक खून से सनी चादर पकड़ रही थी। डब्ल्यू भाई को मारने के बाद लायली को हेलुसिनेशन होने लगे थे जिसमें चादर पर खून के धब्बे थे। अगले दृश्य में लायली डब्ल्यू भाई की तस्वीर में धूप बत्ती अर्पित कर रही होती है और अचानक गुस्से में आ जाती है। फिर वह धूप बत्ती डब्ल्यू भाई की तस्वीर की ओर फेंक देती है और भोला से कहती है कि डब्ल्यू भाई का कमरा खोल दो। वहां से वह डब्ल्यू भाई की पिस्टल ले लेती है। दूसरी ओर सुबह जब ड्राइवर मंदिर के पास आता है तो उसे देखता है कि मंदिर बेहोश पड़ा हुआ है। ड्राइवर मंदिर की आंखों में पानी डालता है। तब मंदिर उठकर बैठते हुए ड्राइवर जो फंटूस को मार नहीं सका उसके लिए वह मंदिर से बहुत माफी मांगता है। मंदिर लेकिन कोई बात नहीं सुनता और ड्राइवर के पेट में बोतल तोड़कर घुसा देता है। ड्राइवर मर जाता है। दूसरी ओर मदन और फंटूस सुता हटरी के घर आते हैं। घर के कामकाजी लोग सब बता देते हैं कि उस दिन मंदिर की बातें सुनकर वह घर गया था। ये सुनकर वह रोने लगता है और सब समझ जाते हैं कि मंदिर ने डब्ल्यू भाई को मारा था। मंदिर लौट कर आता है और देखता है कि लायली वही चादर धो रही है जिस चादर में डब्ल्यू भाई को मारा था। मंदिर पूछता है क्या हुआ, तो लायली फिर से चादर को धोने लगती है और मंदिर उसे डांटते हुए कहता है
क्या हुआ, पागल हो गई हो क्या? लायली डरते हुए कहती है, चादर में डब्लू भाई का खून का दाग नहीं जा रहा है। रे मंदिर लायली को गले लगा लेता है। दूसरी ओर मजनू बुढ़िया दिखाई जाती है, जो उस लड़के को मार रही है क्योंकि उसने मंदिर को राक्षस के बारे में बता दिया था। जब लड़का चला जाता है, मजनू बुढ़िया विराटा से कहती है, जानती हो, काला ने कहा था कि इंसान से दूर रहना चाहिए। कब इंसान को खा जाए कौन जानता है। सभी भूख का ही दोष है। मूर्ख इंसान राक्षस होते हैं। दूसरी ओर मंदिर अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है, आज मुझे अपने मांस खाना है, लाओ तो क्या करोगी? मार दूंगा। फिर भी मुझे गले लगाती है। मंदार लैली तभी लैली कल्पना करती है कि डी भाई बिस्तर पर बैठा हुआ लैली को देख रहा है और विपरीत दिशा में कल्पना करता है कि मंदार भी उसे देख रहा है। तब लैला मांस लेने जाती है, जबकि डब्लू भाई की पत्नी लैली को पिस्तौल के साथ मंदार के घर ले आती है। लेकिन मारा के लिए मंदार ने डबल भाई की पत्नी को इतनी देर तक शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया कि डब्लू भाई वह लैला के साथ यौन संबंध बनाने का बदला लेता है। लड़का यह देखता है और लैला मांस लाती है और यह देखकर हंसती है। दूसरी ओर मदन बाबू की बहन मुकुंद राम को 2 बजे आने के लिए कहती है। घर पर कोई नहीं है, इसलिए मंदा दोपहर का भोजन करती है और सो जाती है। लैली काम खत्म करती है और वह चादर लेती है जिस पर डब्लू भाई की हत्या हुई थी। प्लास्टिक की चादर, और मंदा अपने सपनों में मरे हुए लोगों को देखती है। मंदार लैली को खोजने के लिए उठता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती है। तभी उसे घर के बाहर एक लड़का दिखाई देता है जो उसे मार रहा है, क्योंकि मंदार ने उस लड़के को देख लिया है। डब्लू के अपने भाई की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध हैं। समुद्र के किनारे एक नाव में एक लकड़ी पर लायली की लाश लटक रही है। दूसरी ओर मुकुंद राम लाखुमनी के पास आता है। मुकुंद राम कपड़े उतारकर शारीरिक संबंध बनाने ही वाला होता है। तभी पीछे से मदन बाबू और फंड्स वीडियो बना लेते हैं। फिर उस वीडियो से मुकुंद राम को ब्लैकमेल किया जाता है और मुकुंद राम से मंदार को बुलवाने के लिए कह दिया जाता है। असल में मदन बाबू घर पर ही था। ये मदन बाबू और फंटूस का प्लान था। उन्होंने मुकुंद राम को फंसा दिया। दूसरी ओर मंदार ने लड़के को पकड़ लिया और उससे पूछा, मुझे कौन मारेगा? लड़का यह सुनकर हंसी में झूमने लगता। गुस्से में आकर मंदार ने लड़के के गले में एक रस्सी डाल दी और उसे पेड़ से लटका दिया। मजनू बुरी लकड़ी लेकर आती है और देखती है कि लड़का लटका हुआ है और दूसरी ओर रस्सी पकड़कर खड़ा मंदार है। मजनू बुरी कहती है, उसे छोड़ दे, नहीं तो कल तेरा बुरा होगा। मंदार किसी की भी बात नहीं सुनता और वह लड़के को मार डालता है। मजनू बुरी गुस्से में कहती है, तू राक्षस है। दरअसल लड़के ने जो राक्षस की बात की थी वह मंदार को ही निशाना बनाकर कहा था। दूसरी ओर डब्लू भाई की पत्नी पानी से अपना शरीर धो रही है और मनवा अपनी माँ की सफेद साड़ी लेने आती है ताकि उसी साड़ी से मंदार को मारा जा सके। दूसरी ओर मंदार को जहाँ आने के लिए कहा गया था वहाँ जा रहा था। मुकुंद राम भी वहाँ आता है। मजनू बुरी एक बल्लम और उस लड़के की लाश लेकर चला जाता है। मंदार समुद्र के किनारे आता है और देखता है कि एक नाव पर 2 बच्चे बैठे हैं जिनके साथ लैली है। मंदार खुशी से उन्हें देखता है और लैली से बात करने लगता है। असल में वह लैली नहीं थी बल्कि लाखुमणि थी। मंदार लाखुमणि को देखकर लैली की कल्पना कर रहा था। ठीक तभी पीछे से फंटरस और मंचा आकर उसे मारने लगते हैं, लेकिन वे मंदार के साथ नहीं उठते। अचानक पीछे से कोई एक बल्लम फेंकता है जो मंदार के गले में लगकर उसे मार देता है, ठीक वैसे जैसे उसने डब्बू भाई को मारा था। जिस तरह से सिने मास्टर मारा गया था वैसे ही आखिरी सीन में मंदार भी मारा जाता है। असल में बल्लम मजनू बुरी ने फेंका था। लड़के की बात सही साबित होती है जो कहता था कि राक्षस को मंदार नहीं मार सकता, लेकिन मजनू बुरी मार सकता है। असल में मंदार ही वह राक्षस था और फिल्म यहीं खत्म होती है। दरअसल लालच और पाप में मृत्यु छुपी है। जब मंदार ने लालच में आकर सारी शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की तो वह खुद को जीवित नहीं रख पाया। हमारे गांव में एक कहावत है कि जितना अधिक आदमी बढ़ता है उसका पतन उतना ही तेजी से होता है।